हेलो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं आकलन 3 का GS3 पेपर. सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. सो आफ्टर क्लोजली ऑब्जर्विंग द पेपर, यू मस्ट हैव सीन सम सिमिलैरिटीज ऑब्वियसली. अब GS3 का जो स्ट्रक्चर रहा है GS3 पेपर का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपी PCS इज वेरी सिमिलर टू प्रीटी मच UPSC पेपर. उसमें है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, इसमें है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, ऑब्वियसली यूपी स्पेसिफिक चीज़ें भी इंक्लूड है इसमें, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट GS3 में इंक्लूड होता है इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज एंड क्वेश्चंस एज वेल. सो टू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ से एग्ज़ाम, ये जो पेपर है ये बहुत आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही एक फैक्चुअल तरीके का होता है, फैक्चुअल प्लस वेरी प्रीटी मच एन एनालिटिकल पेपर. सो आपके पास अगर आर्ग्यूमेंट्स भी है, व्हाट मैटर्स इज यू सपोर्टिंग दोज आर्ग्यूमेंट्स विथ प्रॉपर फैक्ट्स, डेटा एक्सेट्रा. सो यूज ऑफ डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स from the current affairs is very 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 important. As much as possible try to include UP specific examples as well, है ना. सो हम डिस्कस करने वाले हैं यही पेपर. सी आपने देखा होगा, आपको मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं. इफ यू लुक एट द मॉडल आंसर्स, बाय द वे, मॉडल आंसर्स गिवन बाय नेक्स्ट IAS, दीज आर प्रीटी मच टॉप नॉच हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी उसमें कि इट इज टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर. तो आपको क्या करना है, इसमें से राइट कंटेंट ढूंढ के उतना ही लिखना है. क्यों? क्योंकि इसेंशियली यू हैव टू राइट 125 वर्ड्स आंसर्स फॉर फर्स्ट section A 10 questions and then 200 words answers in the next 11 to 20 section B questions. okay, अब इसमें 125 words तो आप देखेंगे तो बहुत जल्दी you will exhaust the word limit. बट आपको इसका मतलब ये भी है कि बहुत कंसाइज होना पड़ेगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा बिफोर राइटिंग द आंसर्स. सो इसेंशियली आपको डायरेक्टली आंसर पे जंप करना है. कभी कभी क्या होता है कि वी टेंड टू डाइवर्ट अ लॉट. ओके, जो पूछा नहीं है वो भी लिखने लगते हैं. तो आपको एक चीज समझनी है कि GS3 के आंसर्स में एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू स्टिक टू वॉट एवर इट इज आस्क्ड एंड यू आर जस्ट एड्रेसिंग द डिमांड डायरेक्टली without giving any sort of additional information per se which is not asked in the question. जो पूछा नहीं है वो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं होती rather. okay, so see the structure is same, intro, body, conclusion. but यहाँ पे जो आपको आंसर्स जैसे लिखने हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत डेटा हैवी, फैक्ट हैवी आंसर GS3 में लिखने पड़ेंगे. as much as possible UP specific examples are must, as I said. So let's start with the first question. First question is very easy, often repeated question on say food processing industries. ये क्या बोल रहा है? Discuss the role of food processing industries in enhancing farmers income in India. Food processing industry and farmers income. How food processing industry will enhance the farmers income. okay, so to certain extent very typical question on food processing sector. अब इसमें जो है by the way आपको ऑलरेडी मॉडल आंसर दिए गए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो टू डीप इनटू दोज मॉडल आंसर्स. बाय द वे वेरी एक्सटेंसिव मॉडल आंसर्स, आई मस्ट अप्रिशिएट इट. बट मैं यहाँ पे बस एक स्ट्रक्चर का आपको आइडिया देने वाला हूँ. ओके, सो वी आर गोइंग टू शॉर्टली डिस्कस all the 20 questions from GS3. so stay tuned, it will be a very concise and precise discussions like your answers as well. So first question, food processing industry. Discuss the role of food processing industry in enhancing the farmers income. अब इसका आपको इंट्रो लिखना है, तो क्या लिखेंगे इंट्रो? तो इंट्रो में आपको इसेंशियली फोकस करना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा फैक्ट्स पे. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ से एग्जाम. आपका फोकस किस पे होना चाहिए? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द GDP, टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज रिड्यूस्ड द फूड वेस्टेज. देयर आर मेनी नीति आयोग रिपोर्ट्स, देयर इज ICAR, there are many ICAR related findings as well, which talks about say the food wastage issue in India, and to what extent by adding value you can enhance farmers income as well. तो वो डेटा के साथ, फैक्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर कभी कभी क्या होता है कि यूपी स्पेसिफिक
आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? यू कैन टॉक अबाउट द यूपी गवर्नमेंट्स स्कीम और यूपी गवर्नमेंट रिलेटेड sort of policies that have helped to grow the food processing sector in the state of UP itself, and you can just extrapolate it to India. Obviously India has many schemes, India has launched many schemes to enhance the food processing sector. See, that is not a question by the way कि schemes के बारे में नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है by the way? पूछा है आपसे कि रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे फार्मर्स के इनकम को एनहांस करेगा, बढ़ावा देगा. नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन आप बॉडी में आते हो, बॉडी में डायरेक्टली आप सब हेडिंग क्या बनाओगे? रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एनहांसिंग फार्मर्स इनकम. सो इसके नीचे आप अब पॉइंट लिखेंगे जो भी है, 5-6 पॉइंट्स जो भी आपको आते हैं, वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज पॉइंट्स. सो सी, एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे. यू ऑल नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बट फोकस किस पे होना चाहिए? कैसे वो फार्मर्स इनकम को बढ़ाता है. तो पहला काम ये हो सकता, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन के कारण नेचुरली फार्मर्स को ज्यादा जो है इनकम उसी क्रॉप से मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर टोमेटो के प्राइसेस क्रैश हो गए, सपोज 2 से 3 kg टोमेटो हो गया, बट देन ऑब्वियसली फार्मर्स का नुकसान होगा, दैट इज ट्रू. बट टू सर्टेन एक्सटेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से होगा क्या? अगर उस एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो वो इंडस्ट्री फार्मर्स से टोमेटोज वगैरह खरीदेगी एंड एट राइट प्राइस बाय द वे. एंड इफ वैल्यू एडिशन के कारण उसका कुछ टोमेटो केचप बनाया, प्यूरे बनाया, सो वही टोमेटो आप देखेंगे तो उसके भाव बढ़ सकते हैं, एंड द वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट अ मच लार्जर प्राइस, एंड इन अ वे इन दिस प्रोसेस farmers can benefit as well, and in this process employment भी generate होगा, food processing industry के कारण वो employment generation की एक process भी हो सकती है. Essentially it will also reduce post harvest losses as well. Many times आपने देखा होगा कि dumping होती है produce की by the farmers because the price is not right. So food processing industry की वजह से food post harvest losses भी कम होंगे. इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा मिलेगा, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको बॉडी में लिखने पड़ेंगे जिससे फार्मर्स का जो है इनकम बढ़ रहा है. आप कुछ चीज़ें यूपी स्पेसिफिक इसमें भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कुछ क्लस्टर्स आप बता सकते हैं जो यूपी में है जो फूड प्रोसेसिंग से फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है. फॉर एग्जाम्पल रामपुर मुरादाबाद बेल्ट है, और यू हैव मलिहाबाद मैंगोज एज वेल, है ना. एंड उस बेल्ट में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग में ज़्यादा फोकस किया गया है, एंड इन अ वे आपको फोकस करना है इसी पे. एंड अगर आपको लगता है कि आप चैलेंजेस वगैरह लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो चैलेंजेस वगैरह आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि एक चैलेंज ये भी हो सकता है कि एवरेज फार्म साइज जो है वो कम है, फार्म साइज कम, फार्मिंग फ्रेगमेंटेशन है, उसके कारण फूड प्रोसेसिंग को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे सकते. फूड वेस्टेज अभी भी एक प्रोमिनेंट समस्या है ना. 10% ओनली गोज टू फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, बाकी का एक्सेसिबिलिटी के कारण, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ के कारण फूड प्रोसेसिंग इतना डेवलप नहीं हो पाया है. तो चैलेंजेस भी है, 1-2 चैलेंजेस आप लिख दो एंड उसको कंक्लूड कर दो. सो कंक्लूजन में ये आप बता सकते हैं कि यू कैन टॉक अबाउट इंडिया बाय 2047 SDG रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल SDG 8 है, SDG you can talk about SDG 2 zero hunger as well. So food processing की वजह से you have all these benefits as well that you can mention in the conclusion. So ये होगा आपका right answer. Okay, see 125 words के answers आपको लिखने हैं. तो essentially intro short, बस 1-2 data points, एक ही data point essentially body में आपको directly लिखने पड़ेंगे. How food processing industry will enhance farmers income. 4 से 5 पॉइंट आप लिख दीजिए, उसके बाद जो है conclusion, short conclusion आपको लिखना पड़ेगा. तो ये अप्रोच वर्क हो सकता है. सो जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर अप्रोच हियर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 2 talks out explain the concept of digital agriculture and evaluate its relevance for small farmers in India. So essentially क्वेश्चन डायरेक्ट है बहुत. आपको पहले तो एक्सप्लेन करना है कि कंसेप्ट क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर का, व्हाट इज डिजिटल एग्रीकल्चर. सी डिजिटल एग्रीकल्चर
डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दो डिजिटल एग्रीकल्चर का। डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इसेंशियली यूज ऑफ AI, IoT, मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इन द एग्रीकल्चर। दैट इज व्हाट इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर, है ना। वी हैव डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन समटाइम्स बैक एज वेल, यू कैन मेंशन दैट इन द इंट्रो इटसेल्फ। सो ये हो गया आपका डिजिटल एग्रीकल्चर का डेफिनेशन। अब जो है उसमें पूछा है इवेल्युएट इट्स रिलीवेंस फॉर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। अब रिलीवेंस में इवेल्युएट वर्ड है यहाँ पे, इवेल्युएट, तो इवेल्युएट द रिलीवेंस। तो रिलीवेंस में आपको उसका रिलीवेंस क्या है एंड उसके क्या इश्यूज हैं वो बताने पड़ेंगे। तो डिजिटल एग्रीकल्चर में इश्यूज भी आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि टेल वर्ड क्या है? इलिवेट है, इवेल्युएट है। तो इवेल्युएट द रिलीवेंस फॉर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया। स्मॉल फार्मर्स के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर का क्या रिलीवेंस है? तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे बता देंगे, हाउ डिजिटल सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर हेल्प्स स्मॉल फार्मर्स। फॉर एग्जांपल मार्केट एक्सेस डिस्कवरी के लिए स्मॉल फार्मर्स कैन यूटिलाइज डिजिटल एग्रीकल्चर। आजकल ई नाम बहुत फेमस हो रहा है, इवन इन यूपीज एग्रीकल्चरल सीन, ई नाम इज गेटिंग द पॉपुलैरिटी। बहुत बार you have the credit availability directly to the small farmers. For example, Kisan credit card is there. You have crop insurance related stuff that is essentially helped by say the digital agriculture. For example, farmers के लिए वो ease of insurance एक बन जाता है। एंड उसके अलावा जो है हमने देखा होगा लैंड रिफॉर्म्स के इसमें जो है we have the schemes about say land record and tenure security as well, है ना। उसमें भी बहुत बार क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटाइज हो चुके हैं। तो ये सारे जो है फायदे हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर के। अब कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, वो इश्यूज आपको कंपल्सरीली लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इवेल्युएट जो है यहाँ पे टेल वर्ड है। सो इसेंशियली टू सर्टेन एक्सटेंट आपको वो एक एस्पेक्ट जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इश्यूज क्या है इसमें? डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज क्या है? तो एक तो इश्यू ये हो सकता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग फार्मर्स, है ना। मेनी टाइम्स स्मॉल फार्मर्स जो है उनको पता ही नहीं होता हाउ टू यूटिलाइज द रिवॉल्यूशन दैट इज हैपनिंग इन द डिजिटल एग्रीकल्चरल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत बार फार्मर्स को सिंपलेस्ट ऑफ चीजें, है ना, डिजिटल एग्रीकल्चर से क्या हुआ है, आपको मोबाइल पे पूरा आपके रीजन का क्लाइमेट वगैरह पता चल जाता है। IMD जो है वो भेजते रहते हैं मींस अलर्ट्स वगैरह, है ना, रीजन के क्लाइमेट के लिए। बट डिजिटल एग्रीकल्चर से अगर कोई फार्मर सॉर्ट ऑफ इफ ही वांट्स ही कैन एक्चुअली गेट द इंफॉर्मेशन डिजिटली। बट अगर अवेयरनेस ही नहीं है टू सर्टेन एक्सटेंट, अगर उसमें ही प्रॉब्लम है, डिजिटल जो है साक्षरता ही नहीं है, डिजिटल लिटरेसी इज नॉट देयर, ही मे नॉट टेक द बेनिफिट एट ऑल। सो इसेंशियली वो चैलेंजेस जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। इसके बाद डिजिटल लिटरेसी के बाद एक चैलेंज ये भी हो सकता है कनेक्टिविटी इश्यूज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, है ना। बहुत बार क्या है कि कनेक्टिविटी ही नहीं है उस रीजन के लिए, तो भी इश्यूज आ सकते हैं। मार्केट पावर असिमेट्री इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट बाय द वे। सो इस तरह से आपको इश्यूज भी लिखने पड़ेंगे, दैट इज मस्ट। सो इस नंबर 2 क्वेश्चन में 4 से 5 पॉइंट्स आपको डिजिटल एग्रीकल्चर का रिलेवेंस लिखना पड़ेगा स्मॉल फार्मर्स के लिए, एंड उसके बाद इश्यूज लिखने पड़ेंगे। 2-3 इश्यूज आप लिख दो, पूरा आंसर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। उसके बाद आपका आएगा कंक्लूजन। यू कैन कंक्लूड विथ से डिजिटल एग्रीकल्चर, यू कैन कनेक्ट इट विथ इंडियाज विजन बाय 2047। हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कितना होना चाहिए, $1 ट्रिलियन हम टारगेट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। तो बहुत एक इनोवेटिवली आप कंक्लूड कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली इसमें यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो लैंड रिफॉर्म्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको करने पड़ेंगे इसेंशियली इसमें डिस्कस। सो लेट्स सी लैंड रिफॉर्म्स, एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो क्वेश्चन 3 इज ऑन लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स आपको पता ही होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड रिफॉर्म्स। तो आपको इंट्रो में यही लिखना है, लैंड रिफॉर्म्स जो है हाउ दे हैव अल्टर्ड द लैंडस्केप of the whole India as well as UP
to certain extent it has been successful in some states but it hasn't so in others. So लैंड रिफॉर्म्स के बारे में एक जनरल आइडिया देना है इंट्रो में, उसके बाद आएगा आपका डायरेक्टली बॉडी पार्ट, जिसमें बॉडी में आप क्या लिखेंगे, यू विल टॉक अबाउट मेजर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. मेजर चैलेंजेस, यही सब हेडिंग आएगा आपका, मेजर चैलेंजेस इन लैंड रिफॉर्म्स, implementing the land reforms, major challenges, sorry, so major challenges in the implementation of land reforms. आपको डायरेक्टली डिस्कस करने पड़ेंगे जो भी है चैलेंजेस. यू नो, यू हैव पॉलिटिकल चैलेंज, सोशो स्ट्रक्चरल चैलेंज, यू हैव सॉर्ट ऑफ यू हैव लीगल एंड जुडिशियल चैलेंजेस. मोस्ट ऑफ द टाइम लीगल चैलेंजेस कैसे हम देख सकते हैं कि अभी भी आपने देखा होगा कि ज़मीन रिलेटेड जो लिटिगेशन है वो बहुत ज़्यादा मीन्स पेंडिंग है इन द इंडियन कोर्ट्स. सो बहुत बार ये जो जुडिशियल एंड लीगल इश्यूज हैं वो भी लैंड रिफॉर्म्स को हार्म करते हैं. उसके बाद ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल विल एक इशू हो सकता है. आपने देखा होगा केरला जैसे स्टेट में ड्यू टू द पॉलिटिकल विल दे हैव इम्प्लीमेंटेड द लैंड रिफॉर्म्स टू गुड एक्सटेंट, बट इन अदर स्टेट्स ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल विल and political pressure there are challenges in the land reform implementation. And apart from that you have social structural challenges. For example, अभी भी जो land ownership है वो mostly particularly in the states like UP is dominated by the upper caste population, and उसमें भी Dalit and other lower caste means people lack the land ownership. Particularly women also suffered because of this. So tenancy reform challenges are also important to actually note here. जैसे मैंने बताया आपको लैंड रिकॉर्ड्स जो है, लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है अभी अल्दो हम डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी एक चैलेंज पैदा कर रहा है. सी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छा गोल है ना, वी आर द वेलफेयर स्टेट, बट टू सर्टेन एक्सटेंट लैंड रिफॉर्म्स particularly in the state like UP is always a challenge, okay, because of the social, structural and political issues to certain extent. So इस तरह से आपको challenges लिखने हैं and फिर आपको एक successful जो है the tail word is examine here. So examine में challenges तो लिख दिया आपने, बट आपको थोड़ा सा सक्सेस भी इसमें मेंशन करना पड़ेगा एंड यू कैन कंक्लूड राइट आफ्टर दैट, है ना. लैंड रिफॉर्म्स के लिए हमें करना क्या पड़ेगा वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल नीति आयोग मॉडल टेनेंसी एक्ट ये जो है ये एक इम्प्लीमेंट हो सकता है स्टेट्स में एंड स्टेट्स शुड प्रायोरिटाइज इट. ये एग्जाम्पल बाय द वे आपके मॉडल आंसर्स में दिया हुआ है, दैट यू कैन कंक्लूड विथ. लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. What is the financial inclusion? Discuss its importance in reducing rural poverty. So ये जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको बताना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है. What do you mean by financial inclusion? See, there is an RBI definition, there is an OECD definition. So अगर आप चाहे तो एक जेनरिक डेफिनेशन बना सकते हैं, बट इसमें बेटर ये होगा कि आप RBI की डेफिनेशन लिखे या फिर OECD की डेफिनेशन जस्ट रट ले, है ना. वो आपका डायरेक्ट बन जाएगा इंट्रोडक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो है वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत एब्सोल्यूट होते हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं. तो वो जो एस्पेक्ट है ना प्रिपरेशन का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक डेफिनेशन आप याद रख लीजिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक डेफिनेशन दी गई है, उसमें वो रिजर्व बैंक क्या बोलता है, प्रोसेस ऑफ ensuring access to appropriate financial products and services, whether it is savings, credit, insurance and payments to all sections of society, है ना. So the main word is all sections of society. सारे sections of society को हम कैसे include कर सकते हैं financial benefits में, उसको कहते हैं essentially financial inclusion to certain extent. अब उसमें क्या क्या आ सकता है, access, है ना. accessibility जो है वो सबके लिए समान होनी चाहिए. apart from that quality भी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए एंड वी शुड इंश्योर क्वालिटी एक्सेस टू ऑल. इसके बाद जो है यूसेज सिंप्लिसिटी होनी चाहिए सबके लिए. एक्चुअल यूसेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. एंड उसके बाद जो है वेलफेयर, उसका जो है इफेक्ट जो है ऑन द लाइवलीहुड्स ऑफ द कस्टमर शुड बी पॉजिटिव. ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होता है, बट वो ये एक एस्पेक्ट जो है आरबीआई ने ही दिए हुए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं. आपका आंसर उससे ज़्यादा इट विल बी मोर इफेक्टिव. अब उसके बाद जो है आपको डिस्कस करना है, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग द रूरल पॉवर्टी. डायरेक्टली आपको फोकस करना है रूरल पॉवर्टी पे. रूरल पॉवर्टी
फाइनेंशियल इंक्लूजन से कैसे कम होगी, ये आपको उसमें डिस्कस करना है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, बट द फोकस शुड बी ऑन रिड्यूसिंग द रूरल पॉवर्टी। अब रिड्यूसिंग द रूरल पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करेगा? सी, अगर कोई अनबैंक्ड है, अनबैंक्ड इन द सेंस say the lower strata of population in rural India due to say the lack of say financial literacy, I will say, है ना, they don't even have the bank account. Although वो चीज़ हमने अब थोड़ा सा एड्रेस किया है, थोड़ा नहीं, to certain extent we have addressed it through JAM Trinity and mobile banking and etc. So financial inclusion में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट टू सर्टन एक्सटेंट इससे क्या हुआ है, जब किसी को बैंक्स का एक्सेस मिल जाता है, उससे क्या होता है, इट विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना, उनकी एक सेविंग्स की आदत बढ़ जाती है, उनका एक जो है अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके डायरेक्ट अकाउंट पे हो रहा है, तो एक जो है करप्शन जो है कम हो जाता है एक लेयर, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हैं कि जितने बीच में लेयर्स होंगे उतना ज़्यादा करप्शन हो सकता है। अब वो लेयर्स हट गए, डायरेक्टली आपने उसके बैंक में अगर बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसेंशियली इट विल रिड्यूस द करप्शन। एंड रूरल इंडिया में जब भी रूरल पुअर के पास पैसा आ जाता है, दे विल इसेंशियली सॉर्ट ऑफ स्पेंड इट, है ना। स्पेंडिंग की वजह से क्या होगा कि इट विल एनहांस द रूरल इकोनॉमी इटसेल्फ। सो दैट्स द केस। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। तो ये सारे चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस वगैरह ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा जो है क्रॉप इंश्योरेंस रिस्क रिडक्शन, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है क्या जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस इन रिड्यूसिंग रूरल पॉवर्टी, डिस्कस इज द मेन वर्ड हियर। सो इसेंशियली इसमें आप थोड़े से चैलेंजेस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैलेंजेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? यू हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी इश्यूज, you have digital divide, gender divide, etc. issues in rural India particularly. Connectivity infrastructural gap are also the problems, issues. And now you can conclude directly by by our goal sort of financial inclusion. हमने see we have UPI आपने देखा होगा is a revolutionary tool, and we have sort of digital public infrastructure. To certain extent that what these schemes have done, they have actually enhanced the quality of services, financial services in India. Now let's look at question number 5. Evaluate the significance of infrastructure development in accelerating economic growth in India. Very simple question. Infrastructure development का economic growth पे क्या impact हुआ है, ये question है। Very easy, very simple sort of introduction क्या हो सकता है इसका? introduction में आप discuss करो infrastructure पे focus, है ना। Indian government particularly the budget focuses a lot on infrastructure development and infrastructure sort of investment in India. तो आप ये mention कर सकते हैं budget के figures in the intro itself, and फिर आपका आएगा impact of infrastructure on say the overall development. तो फिर impact में बहुत सारी चीज़ें आप discuss कर सकते हैं। For example infrastructure, एक infrastructure आने से बहुत सारी चीज़ें it will have the multiplier impact. For example, but उसके पहले क्या होगा, infrastructure जो है आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो, आप उसको देख लो। इन सोशल हो गया, यू हैव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक बार उसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर लो, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट से द जनरल सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसमें फिर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द कनेक्टिविटी टू द रिमोटेस्ट एरियाज, है ना। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसवेज जो यूपी में एक्सप्रेसवेज जो डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से आप देखेंगे तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से बहुत लोगों को काम मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग इज ड्यू टू द कनेक्टिविटी पार्ट। इंडस्ट्रीज आर डेवलपिंग, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं ऑन द रूट, ऑन द एक्सप्रेसवे इटसेल्फ, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल यूपी के इकोनॉमी पे। तो ऐसे एग्जांपल्स देखिए आप उसको समझा सकते हैं। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यूपीआई की वजह से वी हैव फाइनेंशियल इंक्लूजन एट इट्स पिक नाउ इन इंडिया। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ भी बन रहे हैं, यूपी में भी बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है लोगों का, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हो रहा है। तो ये चीज़ें डिस्कस कर लिया आपने एंड कंक्लूड कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवरऑल फॉर इंडिया बाय 2047 जो विजन है। ओके, एंड यू कैन कंक्लूड विथ यूपी रिलेटेड डेवलपमेंट स्कीम एज वेल। Now let's look at question number 6. Discuss the importance of space technology in the national development with suitable examples. Space technology, this is also very easy question. See, ये पेपर में आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। सो इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट, इन द नेशनल डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी नेशनल डेवलपमेंट। तो स्पेस टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रो क्या लिखेंगे आप, स्पेस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा यू कैन टॉक अबाउट सी नासा वर्सेस इसरो डिबेट, और इसरोज की टेक्नोलॉजी, रिसेंट मिशन एंड हाउ इट हैज़ हेल्प्ड इंडिया, है ना। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ चंद्रयान हियर, और यू कैन टॉक अबाउट द लेटेस्ट लॉन्च ऑफ इसरो विच हैज़ रिवॉल्यूशनाइज द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट एज वेल, है ना। सो टू सर्टेन एक्सटेंट you can talk on multiple fronts about say the multiplier effect of say space investment in India particularly. The data is important in that regard. You can start with that. And अब आपका आएगा directly national, क्या है question, space technology for national development, space technology for national development, for national development. इसके ये आपको सब हेडिंग बनाना पड़ेगा, इसके नीचे आएंगे आपकी नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट्स। वेरी इजी क्वेश्चन बाय द वे। स्पेस टेक्नोलॉजी में यू हैव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यू हैव सॉर्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, है ना, दैट हैज़ बीन essentially come from say the development in space sector. You have other defense related technology developments as well. You have urban planning related developments, lot of impact points of space technology you can mention. For example, let's take agriculture में भी बहुत सारे revolutions हुए हैं। For example, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सैटेलाइट एंड वेदर प्रेडिक्शन, सॉर्ट ऑफ वेदर प्रेडिक्शन की वजह से भी बहुत बार एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, जो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। सो टू सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज फार्मर्स विल गेट अर्ली अलर्ट्स, है ना, एंड सो दैट दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, है ना। सो वो एक पार्ट है। उसके बाद जो है सॉइल हेल्थ मैपिंग, जो है लैंड रिकॉर्ड्स में बहुत वृद्धि हुई है। सो टू सर्टेन एक्सटेंट स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत है। उसके बाद जो है यू कैन टॉक अबाउट अदर नेविगेशन रिलेटेड, अर्बन प्लानिंग, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक व्हाट नॉट। सो स्पेस टेक्नोलॉजी का एक मल्टीपल एंगल आप दिखा सकते हो। नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, नेशनल डेवलपमेंट में यू हैव ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, आप नेविगेशन के बारे में, हम एक नाविक फॉर दैट मैटर, नाविक सिस्टम, है ना, एंड लोकेशन, जियो लोकेशन पर्टिकुलरली रिलेटेड डेवलपमेंट, एंड एसेंशियली वो एक जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट हमने इसमें इंक्लूड किया है स्पेस टेक्नोलॉजी में, एंड दैट्स इट इन जनरल। एंड उसको कंक्लूड कर सकते हो आप स्पेस इकोनॉमी के साथ। ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सेटल्ड एज वेल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर साइबर क्राइम्स, एक्सप्लेन द मेजर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम इसेंशियली crime committed in cyberspace. That is very easy to understand. Now the question here is about the cyber crimes and measures required to strengthen the cyber crimes. Okay, तो इसमें ये नहीं पूछा कि आपसे इंडिया ने क्या मेजर्स ऑलरेडी लिए हैं, आपको बताने पड़ेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो ये फोकस है इस क्वेश्चन का। ओके, सी ऑलरेडी साइबर मेजर्स आर मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट, ओके, यू कैन गो थ्रू देम, बट मेरा पर्पस यहाँ पे आपको बताने का ये है कि आपको डिमांड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्वेश्चन के अच्छे से, सो दैट यू कैन राइट द राइट पॉइंट्स। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ यू अंडरस्टूड द डिमांड वेल, you will be able to address the questions, you will be able to write the question properly. That's the case. Okay, so आपने साइबर क्राइम्स के बारे में लिख दिया। यू कैन मेंशन अबाउट सम टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एज वेल, वी हैव मेनी टाइप्स बाय द वे। इन रिसेंट टाइम्स आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट इज इन न्यूज ऑल द टाइम, सो दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एज वेल, यू कैन मेंशन फ्यू इन द इंट्रो इटसेल्फ, एंड देन आप मेजर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पे
चर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग बाय द वे, है ना। फॉर एग्जाम्पल यू हैव I4C सेंटर्स, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। अब इसको हमें स्ट्रेंथन करना है, इसको ग्राउंड लेवल पे लेके आना है, ये एक आप बता सकते हैं। आप ये नहीं बस लिख सकते कि वी हैव द I4C सेंटर्स, ओके, वो है ऑलरेडी पता है, बट इसको हम और स्ट्रेंथन कैसे करेंगे ये आपको बताना है, दैट्स द केस। एंड यही है यहाँ पे क्रक्स इस क्वेश्चन का। सो बहुत बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अल्टीमेटली यू कैन कंक्लूड विथ ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी architecture in India, okay, cyber security strategy, and also you can include SDG and all those things, okay. So that is very very important. Question number 8, explain the importance of disaster preparedness in minimizing the impact of natural disasters. तो question यहाँ पे क्या है, disaster preparedness का how it impacts the natural disasters, how it minimizes the natural disasters. तो यहाँ पे पूछा क्या है आपसे कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है, बिफोर द डिजास्टर आप क्या करते हो, ओके, वो प्रिपेयर्डनेस कितना अच्छा है आपका, उस पे ओवरऑल डिजास्टर रिस्पॉन्स डिपेंड रहता है, ओके। इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर्स, देयर विल बी लेस कैजुअलिटीज, ओके। एक एग्जांपल भी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एक वेरी गुड एग्जांपल, यू कैन मेंशन सच एग्जांपल्स एज वेल। सो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के एक ये जो साइकिल है यहीं से स्टार्ट होती है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के साथ, है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की साइकिल। सो टू सर्टेन एक्सटेंट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में क्वेश्चन है, वहीं पे आपको फोकस करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की से क्या होगा, फॉर एग्जांपल अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप होती है, उसके अलावा आप बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस। सी फॉर वी हैव यू नो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डॉक्ट्रिन, जिसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में भी बात हुई है, रिस्क रिडक्शन को लेके बात हुई है, जो फोकस करता है मेजर हमें रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, डिजास्टर रिस्क को। अब वो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है, ओके। एंड दिस वे यू कैन एक्सप्लेन सम पॉइंट्स अबाउट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन जनरल, एंड उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको सेंडाई फ्रेमवर्क या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ, ओके। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ information technology industry in the economic development of Uttar Pradesh. So this is very pretty much an UP specific question. UP specific question essentially यहाँ पे IT industry कहाँ UP में डेवलप हुई है and how it has impacted overall development of उत्तर प्रदेश, ये पूछा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड डेटा, ओके, एंड एग्जाम्पल्स भी। सो आप स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में इंट्रो में, ऑब्वियसली इंट्रो में आप बताएंगे कि यू नो how in recent years the developments in IT have enhanced the UP's economy, overall economy, okay, and how it has you know bring in the investment in the Uttar Pradesh. Investment IT sector में कितने हुए हैं, कितने कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है ना, in certain regions of उत्तर प्रदेश, okay. So to certain extent employment कितना जनरेट हुआ है, ये वगैरह आप उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं बॉडी में। सो आपने एक इंट्रो दे दिया, बजट में कितना कंट्रीब्यूशन है आईटी का यूपी के बजट में, एंड उसके बाद आप पॉइंट लिख सकते हैं एसेंशियली विच टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी सेक्टर फॉर उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, जिसमें आप बात कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसमें आप बात कर सकते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो इसमें भी रीजनल डिस्पैरिटी बहुत है ना, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नोएडा सेक्टर पर्टिकुलरली यू नो हैज़ large Noida, Greater Noida and Ghaziabad sector is known for its electronic exports, but other areas of UP जो है they lag behind, okay. So although the government is taking the steps in that regard as well, तो इस तरह से आप आप एक बता सकते हैं यूपी गवर्नमेंट की आईटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बारे में आप बात कर सकते हैं एंड कंक्लूड कर दो, है ना। यू कैन टॉक अबाउट विकसित भारत गोल and UP's goal of $1 trillion economy as well, and you can conclude it. Examine the role, next question, examine the role of one district one product scheme in promoting traditional industry employment in Uttar Pradesh. ये भी बहुत easy question है, ODOP। अब इसमें क्या है, आपको एक क्या चाहिए है कि उसमें उत्तर प्रदेश के आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। आप मैप बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप बना के इसमें आप दिखा दो सम डिस्ट्रिक्ट एंड देयर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स, ओके। फॉर एग्जांपल बनारस हैज वाराणसी सिल्क साड़ी,
है ना। सो आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट थोड़े से ODOPs दिखा सकते हैं, एंड इसमें आपको ये बताना है कि एग्जामिन द रोल ऑफ ODOP इन प्रमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। अब द टेल वर्ड इज एग्जामिन। अब इसमें क्या है, आपने ODOP को तो एक्सप्लेन कर दिया, ओके, आंसर में बॉडी में ODOP, और उसको उसमें बता दिया कि इससे ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया है इन यूपी। बट इसमें यह भी बताना पड़ेगा आपको इसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है। तो इश्यूज एंड चैलेंजेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिटिल बिट 2 to 3 पॉइंट, सो दैट आप इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर सको। एग्जामिन इज द टेल वर्ड, रिमेंबर दैट, एंड उसको फिर कंक्लूड कर दो आप विथ द गोल। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम गोल ऑफ MSME डेवलपमेंट, ODOP का जेनरिक बेसिक गोल क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली डेवलपमेंट एट पीपल्स डोर स्टेप। ओके, आर्टिसनल इंडस्ट्री को हमें बढ़ावा देना है, हमें प्रमोट करना है, रूरल इकोनॉमी जिससे फ्लरिश हो इन जनरल, एंड जो माइग्रेशन रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको भी हम एड्रेस कर सके यूपी में पर्टिकुलरली। नाउ दिस इज द सेक्शन ए पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट सेक्शन बी। सेक्शन बी में obviously there are another 10 questions. Question number 11 now, explain the concept of inclusive growth and also analyze the major challenges in achieving inclusive development in India. अब ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन है, essentially इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन एक्सपांड कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दिस इज टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव ग्रोथ। बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अर्लियर। if you are looked at the UPSC GS3 पेपर एज वेल, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। सो इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है, सी यहाँ पे भी आप एक जेनरिक डेफिनेशन, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा ही है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। बट अगर आप कंसेप्ट OECD के कंसेप्ट, वर्ल्ड बैंक के कंसेप्ट बता दे तो ज्यादा इट विल बी इफेक्टिव। सो टू सर्टेन एक्सटेंट यू कैन स्टार्ट विद दैट and then you can explain the concept of inclusive growth. Essentially inclusive growth which develop the growth that benefits all the sections of society, है ना, that's the case. So obviously concept में आपको dimensions देने पड़ेंगे। अब वो dimensions में क्या क्या है, income, you have income inclusion, you have social inclusion, you have financial and you have participatory governance as well, है ना। So एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको उसके बाद देनी पड़ेगी इंक्लूसिव ग्रोथ की, है ना। एंड उसके बाद आपको एनालाइज द मेजर चैलेंजेस। मेजर चैलेंजेस तो लिखने हैं बट द टेल वर्ड इज एनालाइज। सो मेजर चैलेंजेस इसमें क्या क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ में वो लिखने हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कैन टॉक अबाउट से पॉवर्टी एंड रिलेटेड इश्यूज, यू कैन टॉक अबाउट से एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, रूरल अर्बन डिवाइड, यू कैन टॉक अबाउट से एक सोशल एक्सक्लूजन, ट्राइबल जेंडर इश्यूज etc, gender disparity and all, and you also can talk about the crisis of say regional disparity, particularly in UP also you can see that regional disparity in operation, eastern UP versus western UP and debate surrounding that, okay, you can mention it. So inclusive growth जो है वो regions में भी equal development, equal growth होनी चाहिए, sustainable development की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो है यू कैन टॉक लिटिल बिट अबाउट से द थिंग्स द यूपी गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट हैज डन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड यू कैन जस्ट कंक्लूड इट। इंक्लूसिव ग्रोथ आप कंक्लूड कर सकते हैं SDGs से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, ओके, प्रीटी मच गुड कंक्लूजन, बिकॉज इंक्लूसिव ग्रोथ इज essentially continuation or is connected to sustainable development goals, that is true. So question number 12, critically examine the role of Niti Aayog in India's economic planning framework. This is also very easy, simple question. Niti Aayog का importance economic planning में, economic planning framework में आपको discuss करना है। The tail word here is critically examine. तो critically examine का मतलब ही यही है, आपको क्रिटिक भी लिखना पड़ेगा नीति आयोग का, वो भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक लिखना पड़ेगा, ओके। सो आप कंपेयर किससे करेंगे नीति आयोग को, वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक लिखने में प्लानिंग कमीशन के साथ, बिकॉज नीति आयोग इज द इसेंशियली कंटिन्यूएशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो वो एक एस्पेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्वियसली आप पहले नीति आयोग के बारे में इंट्रो में लिखेंगे, इंट्रो में नीति आयोग के बारे में लिखने के बाद, नीति आयोग के बारे में लिखने के बाद आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है। आप एक डायग्राम बना सकते हैं नीति आयोग की डायग्राम वगैरह बना सकते हैं स्ट्रक्चर की,
and you can actually show something like this. So and उसके बाद जो है आप डायरेक्टली रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रेमवर्क, अब उसमें पॉजिटिव इन द सेंस अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन पहले लिख सकते हैं, एसेंशियली पॉजिटिव रोल. अब इसमें यू हैव पॉलिसी रिसर्च, एसेंशियली इट इज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक. ओके, ये ध्यान में रखो आप. थिंक टैंक का काम क्या होता है? इट गिव्स गवर्नमेंट द आइडियाज टू टैकल इंडियाज न्यूअर एंड इमर्जिंग चैलेंजेस. दैट इज ट्रू. सो दैट्स वाई आपने देखा होगा मीन्स नीति आयोग की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये आया तो है नीति आयोग से. द आइडिया इज फ्रॉम नीति आयोग. सो टू सर्टेन एक्सटेंट एक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी नीति आयोग काम करता है. तो बहुत एंड नीति आयोग ने आपने देखा होगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी एक दिया है जो इंडिकेट करता है पॉवर्टी लेवल्स, ओके, एट सब नेशनल लेवल. दैट इज वेरी वेरी गुड इंडिकेटर. ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क ऑफ नीति आयोग इज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज वो स्ट्रक्चर से ही दिखता है आपको कि हाउ इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. उसके बाद जो है इट प्रमोट्स एक इनोवेशन इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोनॉमी, है ना, अटल टिंकरिंग लैब वगैरह आपने देखे होंगे. बट अब जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉजिटिव्स तो आपने लिख दिए, बट यहाँ पे जो है क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ही यही है, यू हैव टू राइट द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक. नाउ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक में आप ये लिख सकते हो कि लैक ऑफ से allocation power. Okay, earlier what used to happen is planning commission used to have the fund allocation power, but Niti Aayog doesn't have it now. So to certain extent that is an issue. Apart from this absence of independent long term planning implementation, although we have Niti Aayog has come up with some long term document, but it is not a fixed independent say policy framework, है ना, that guides it, है ना. फेडरल टेंशंस इसके बाद है, इम्प्लीमेंटेशन गैप वगैरह वगैरह. although नीति आयोग्स पॉलिसीज हैव बीन सजेस्टेड, but many times what happens is there are accusations by the opposition states that says that Niti Aayog is doing the government's bidding. Okay, so and also Niti Aayog most of the time is considered a toothless tiger, because why? Because it doesn't have a मीन्स फंड एलोकेशन पावर. ओके, सो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन के साथ. एक वो क्रिटिक बन जाता है, तो आपने क्रिटिक, स्ट्रॉन्ग क्रिटिक लिख दिया एंड उसको कंक्लूड कर दिया कि नीति आयोग का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है. आपको पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन लिखना है. नीति आयोग जो है इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज़ हेल्पिंग इंडिया टू अचीव our goal of developed India by 2047, or you can talk about say $5 trillion goal by 2030 or something like that. Okay, so that will work. Question number 13 now. Discuss the impact of globalization on the Indian economy with reference to trade, investment and employment. अब इसमें ये क्वेश्चन जो है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, एंड इसमें 3 कंपोनेंट है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. वेरी सेटल्ड क्वेश्चन. 3 सब हेडिंग इसमें दिखने चाहिए आपके बॉडी में. इंट्रो लिख दिया आपने ग्लोबलाइजेशन, है ना. यू कैन स्टार्ट विद द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल, है ना. आपने देखा होगा देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो मीन्स द गुड इंडिकेशन इज द करंट वॉर ऑल्सो, है ना, एंड दैट इट हैज एसेंशियली शोन द ओवर रिलायंस ऑन ग्लोबलाइजेशन backfiring on the world economy to certain extent. Okay, so you can start with that, or you can start with the typical definition of globalization and its framework and how it came to be in India, that is LPG reforms of 1991. अब आप बॉडी में लिखेंगे impact of globalization on trade. ट्रेड पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ. ऑब्वियसली द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड हैज हैपेंड पोस्ट 1991, प्री 1991. इंडिया जो है सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी जो थी प्री 1991, वो ओपन हुई टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, वेदर इट इज FDI और FII. उसकी वजह से क्या हुआ, वी हैव द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड वॉल्यूम, वेदर इट इज एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट. तो आपने देखा होगा दोनों ही एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट में बढ़ोतरी हुई. उसके अलावा जो है हमारे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई भी हुए, है ना. वी आर एबल टू एक्सपोर्ट टू मच लार्जर ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन एंड उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत पॉजिटिव रहे हैं, है ना. ट्रेड डेफिसिट, स्ट्रक्चरल कंसर्न जो है हमारा है इन दिस रिगार्ड, एंड सर्विस ट्रेड भरा है पोस्ट LPG, दैट इज ऑल्सो समथिंग पॉजिटिव. अल्दो सी ये इसमें और एक पॉइंट हो सकता है कि आपको निगेटिव्स भी साथ साथ लिखने पड़ेंगे. तो इम्पैक्ट जो है
वो ट्रेड पे पॉजिटिव भी हुआ है एंड निगेटिव भी हुआ है। निगेटिव क्या हुआ है, आपने देखा होगा टू सर्टेन एक्सटेंट द रिसेंट टैरिफ इशू। अब टैरिफ इश्यूज की वजह से मीन्स यू नो दैट वन टैरिफ पॉलिसी हैज ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, है ना, vis-a-vis से द यूएस, है ना। सो टू सर्टेन एक्सटेंट दैट इज देयर एंड आपको उसके निगेटिव पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे ट्रेड से रिलेटेड। उसके बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट FDI फॉर दैट मैटर, FII FDI, है ना, इट डजंट कम विदाउट द स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ओके। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स आर देयर। सो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे एंड आपको उसके बाद जो है कंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन रैदर, है ना, जो सबके लिए वर्क करता है, जो सबके लिए वर्क जो मीन्स यू नो ऑल ओवर द ग्लोब, you know, it focuses on the sustainable growth, okay. So question number 14, evaluate the effectiveness of the public distribution system in ensuring food security in India. So very easy question on PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर हुई है उसके बारे में आपको लिखना है। ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी की भी डेफिनेशन आप एक लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और यू कैन टॉक डायरेक्टली अबाउट PDS एज वेल एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड यू नो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी, है ना, इन जनरिक टर्म्स ऑब्वियसली। एंड PDS के बारे में आप एक सॉर्ट ऑफ किसी स्कीम के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ PDS लिखा है, तो इवैल्यूएशन, अगेन द टेल वर्ड इज इवैल्यूएट, तो इफेक्टिवनेस ऑफ PDS को इवैल्यूएट करना है, तो उसमें पॉजिटिव्स भी पॉइंट आएंगे एंड निगेटिव्स भी आएंगे, ओके, ऑब्वियसली पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। सो बोथ दिस पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। ऑब्वियसली PDS के पॉजिटिव पॉइंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल PDS के कारण यू नो we have the wide coverage and that has ensured even the weakest sections of society getting the food, है ना। फॉर एग्जाम्पल COVID-19 टाइम्स में ये जो PDS है उससे बहुत हेल्प हुई है, that has delivered the food to the right beneficiaries। and अभी you know DBT के कारण we are ensuring that majority of our population get the right you know right amount of say food and that has ensured food security। लीकेज भी रिड्यूस हुए हैं in recent times public distribution system में, क्योंकि we have included the digital aspect into it। उसके अलावा जो है nutritional adequacy जो है that is a little bit you know questionable thing, and then we have one nation one ration card as well that has ensured you know portability of the ration card, and to certain extent we are moving towards achieving the sustainable development goal 1 as well as 2। so PDS की वजह से positives जो है ये आप लिखने के बाद आपको critical gaps means issues भी लिखने पड़ेंगे PDS में। so quality of grains है, FPS issues, viability है, for example fair price shops जो होते हैं FPS shops, how much to what extent they are viable, there are still issues of corruption at FPS at these shops that we need to address। exclusion of urban poor is also an issue that you can mention, and also the nutritional sort of inadequacy, okay। so ये food security तो हो गई, but nutritional security it is not able to ensure to certain extent, okay। nutritional adequacy का हमने ध्यान तो रखा है PDS में, but to certain extent जो न्यूट्रिशन है वो एस्पेक्ट यहाँ पे मिसिंग लगता है, उससे आप यू नो ये एक निगेटिव पॉइंट आप लिख सकते हैं PDS के निगेटिव पॉइंट्स में, एंड यू कैन कंक्लूड विथ से द SDGs अगेन। क्वेश्चन नंबर 15, एनालाइज द मेजर कॉजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन इंडिया एंड सजेस्ट suitable policy measures। see regional disparity, again the question is on the regional development issues, जहाँ पे एक रीजन तो बहुत प्रॉस्पर हो रहा है बट अदर रीजन्स आर लैगिंग बिहाइंड, ओके, उसके रीजन्स लिखने हैं। सो मेजर कॉजेस ऑफ रीजनल disparity, for example let's take UP itself, ईस्टर्न यूपी वर्सेस वेस्टर्न यूपी, डिबेट इज ऑलवेज देयर। आप इसके कारण बहुत हो सकते हैं रीजन्स, यू कैन टॉक अबाउट से हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल रीजन्स एज वेल, infrastructural issues etc।
and policy exactly, etc., and also human capital transformation and issues, fiscal federalism inadequacies you can talk about as well. And the next important question, next important part in the answer is policy measures to reduce regional disparities. So that is also important point कि policy measures आप क्या suggest कर सकते हो जिससे regional disparity reduce हो. So first and foremost you can talk about infrastructure development. So infrastructure in the sense, for example, to address the regional disparity itself, UP is developing the expressways. So you can talk about the infrastructural, you know, sort of investments and that are happening. PM Gati Shakti portal for that matter, you know that is good example जहाँ पे हम focus कर रहे हैं backward regions की तरफ भी, जिसमें we are talking for example उड़ान स्कीम. ओके, उड़ान स्कीम आपने देखा होगा जहाँ पे पहले sort of मीन्स एयरपोर्ट्स नहीं होते थे, वहाँ पे बन रहे हैं एयरपोर्ट्स. सो ये क्या है कि ये उन बैकवर्ड रीजन को मीन्स sort of to develop these regions गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्टिव एफर्ट्स. तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं. ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल स्किल सेंटर बहुत यू नो बैकवर्ड सेंटर्स, बैकवर्ड रीजन्स पे भी डेवलप हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग मेनी टाइम्स, यू नो, fiscal and financial support is being given to the backward regions. For example, you have the Finance Commission which addresses these issues as well. Okay, so there are many policy measures that are being taken. You can suggest some as well. So and you can conclude with the inclusive development aspect with SDG as well. Let's look at question number 16. Discuss the role of biotechnology in agriculture and healthcare. Biotechnology connected to agriculture and then to healthcare. Okay, so role of biotechnology in agriculture, you can directly mention the points like genetically modified crops, वो हैं. उसके अलावा जो है disease resistant, drought resistant, you know, development of food varieties, crop varieties essentially, biofertilizers वगैरह का development भी हो रहा है. Health में you have the vaccine related developments, you have biosimilars as well that are being done through genetic sort of biotechnology में. It is, see, biotechnology is a larger term, उसमें genetics भी एक component है, but tissue culture जैसे developments हैं, you have, you know, cloning technology etc etc, that is revolutionizing agricultural as well as healthcare. यही आपको बताना है दोनों aspect को लेके. stem cell research वगैरह healthcare में important है and उसको आप फिर conclude कर दो. फिर you can talk about Indian government's efforts when it comes to biotechnology. Okay, and you can specify some UP government related issues and schemes as well. Question number 17 now, distinguish between natural disasters and man-made disasters. Evaluate India's disaster management framework. Very easy, straightforward questions. Man-made disasters and natural disasters. पहले तो आपको explain करना पड़ेगा difference क्या है natural disasters और man-made disasters में. Very easy sort of differentiating chart you can prepare and then उसके बाद जो है आपको evaluate करना पड़ेगा structure. इंडिया का structure क्या है disaster management का. Obviously we have the NDMA, you have then एक structure बन सकता है, you know, how we are actually looking at the overall structure is through legal and policy architecture. Legal and policy, obviously we have the act of 2005 and उसके बाद जो है institutional framework, you have NDMA, SDMA as well at the state level. Funding भी है NDRF, उसके बाद SDRF at the state level, है ना. and district level पे भी हमारे disaster management cells बने हुए हैं. तो इसके बाद जो है आपको लिखना पड़ेगा evaluate के कारण critical issues and challenges in India's framework of say managing the disasters, natural disasters as well. Okay, so to certain extent you can be specific in this regard. तो आप कुछ points इसमें भी लिख सकते हैं and then you can conclude your answer. And let's look at question number 18. Examine the emerging threats of cyber warfare and cyber terrorism in national security. Again very similar question to earlier question on cyber crimes. अब यहाँ पे इसको आपको connect करना पड़ेगा national security के साथ. अब इसमें क्या है कि cyber warfare, see cyber warfare में you have the attack on critical cyber infrastructure of the country, है ना. Many countries, for example, in recent Iran war, Israel has done it. Israel has attacked the
essentially the cyberspace of Iran as well. So cyber warfare is emerging as a new threat, है ना, hybrid warfare के कारण, and cyber terrorism, we have the white collar terrorism in recent times, है ना, white collar radicalization. So वो एक फॉर्म हो सकता है साइबर टेररिज्म का, जिसमें रेडिकलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है, and India is vulnerable to both these threats, and we have seen it. Particularly you can talk about both these threats, है ना, to national security, how they are threatening the national security, and then how what India has done. What India has done, आप shortly उसको बता सकते हैं, and then you can conclude with the policy, है ना. So question number 19, analyze the role of MSMEs in the industrial development of Uttar Pradesh. What challenges do these enterprises face in the state? Very easy questions. MSMEs and Uttar Pradesh. MSMEs जो है उनका importance क्या है? Role of MSMEs. तो role of MSMEs, obviously they have ensured the rural development, primary engine of industrial development in rural economy. Okay, it has created rural employment as well. Not just rural employment, in urban areas also MSMEs are actually engaging many workers. इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड स्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, यूपीज एमएसएमई सेक्टर जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 4.17 लाख करोड़ in annual industrial output. So that is something very, very revolutionary and contributing roughly 30 to 35% of state's total industrial production. So MSMEs का contribution यूपी के इकोनॉमी में बहुत immense है. उसके बाद जो है the next important aspect is about the issues and challenges faced by the MSMEs. तो ये part जो है वो बहुत important है. So obviously the first challenge is always, MSMEs always complain about the availability of credit and financial sort of inclusion aspects, है ना. So उसके अलावा जो है infrastructure issues, technology upgradation issues are there. Skill labor shortage and manpower shortage is also often the repeated sort of issue with the MSMEs. So that you can mention and ultimately you can conclude. Okay. Now question number 20, evaluate the impact of expressway based infrastructure development on industrialization and regional economic growth in Uttar Pradesh, है ना. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ दीज नेशनल एक्सप्रेसवेज. ओके, तो भले ही वो एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, देयर इज ऑलवेज अ रैशनल. व्हाट इज दैट रैशनल? इज to develop UP holistically. There should be inclusive development. All regions of UP should benefit from the development, from the infrastructure development, and it will have the multiplier impact on, say, overall economy of the state. Evaluate the impact of expressway infrastructure development on industrialization. फिर आपको आप जब लिखते टाइम आपको एक तो पहला एक पार्ट आएगा इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दूसरा आएगा रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश. ओके, तो इन दो पार्ट्स में उसको आप डिवाइड कर सकते हैं एंड यू कैन मेंशन इट. ओके, सो यू हैव सी नेशनल एक्सप्रेसवेज, यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर like physical expressways, you have a defense corridor as well, you have industrialization along these corridors has happened as well. Defense corridors in the sense they are getting connected to national expressways. So एंड उसके अलावा जो है रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में आप बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं. पूर्वांचल वर्सेस बुंदेलखंड इम्पेरेटिव यू कैन टॉक अबाउट. अर्बन डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी सिटी ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अब इसमें क्या है, इसमें भी एक टेल वर्ड है इवेल्युएट. इवेल्युएट फिर आपको चैलेंजेस एंड इश्यूज, क्रिटिकल गैप्स भी लिखने पड़ेंगे इन द एक्सप्रेसवे. फॉर एग्जाम्पल एक इसमें इशू एक हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन of benefits in western UP. So that is generic observation here that there is a concentration of benefits in western UP. That is one part. Okay, आप एक 3-4 issues उसमें critical gaps mention कर सकते हैं and then you can conclude with the UP government's goal here behind development of these expressways. So that's it. This is the discussion for say the UP PCS GS3 paper आकलन 3. I know बहुत shortly मैंने लिया है ये discussion. So the purpose is mostly for you to understand the tail words, okay? क्योंकि content आपके पास already है, it is available on the explanation sheet. So just go through that explanation sheet very
very microscopically and note down some data points. You can utilize these good data points in your answers. जैसे मैंने बताया बहुत बार आपको points तो आप लिखेंगे but उसको substantiate करना पड़ेगा data, facts, examples से. Okay, all the best. Thank you.